Hello everyone, a very good evening and welcome back to our channel Radiography Point. Today is day 2 of this quick revision series and आज की क्लास में हम फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे. ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज दिस. क्वेश्चन आपसे कहता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स आर यूज्ड. इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स जो होती हैं वो कहाँ पर यूज की जाती है? इन द सीआर कैसेट्स में, ऑप्शन नंबर बी, टू डिक्रीज पेशेंट डोज, ऑप्शन नंबर सी, इन द आयनाइजेशन चैम्बर्स, और ऑप्शन नंबर डी, टू कन्वर्ट एक्सरे फोटोन्स इनटू इलेक्ट्रॉन्स. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से सब सोच लीजिए. इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बारे में यहां से आपसे पूछा है ना? सो बेसिकली इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स क्या होती हैं? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स हमारी स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी में हम इसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब आप एक फिल्म के साथ, एक्सरे फिल्म के साथ आप रेडियोग्राफी करते हैं तो वो इतना इफेक्टिव मेथड नहीं होता है. वाई? बिकॉज क्योंकि जो फिल्म होती है उस पे हमारे लेस देन 1% ऑफ फोटोन्स ही सिर्फ लेटेंट इमेज बनाने में एफिशिएंट होते हैं. तो इसीलिए हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स यूज की जाती हैं. नाउ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स क्या होती हैं? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है एक्सरे बीम की एनर्जी को इनटू विजिबल लाइट में. ठीक है, एंड देन वो विजिबल लाइट हमारी रेडियोग्राफिक फिल्म के साथ इंटरेक्ट करती है टू फॉर्म लेटेंट इमेज. सो बेसिकली ये नंबर ऑफ विजिबल लाइट फोटोन्स को एनहांस करती है. ठीक है, या इमेज फॉर्मिंग एफिशिएंसी को एम्पलीफाई करती है, एनहांस करती है. सो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स क्या होती है? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन आपकी एक ऐसी डिवाइस होती है दैट कन्वर्ट्स एक्सरे फोटोन्स टू visible light photons. Therefore, it amplifies effect of image forming X-rays. ठीक है, that will reach the screen film image receptor. नाउ इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हमारी जो पेशेंट रेडिएशन डोज होती है वो डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, पेशेंट को कम डोज जाती है बिकॉज एक ही एक्सरे फोटोन के बदले थाउजेंड्स ऑफ या हंड्रेड्स ऑफ विजिबल लाइट फोटोन्स आपको एम्पलीफाई करके देती है. तो आप ट्यूब लोडिंग कम कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पेशेंट रेडिएशन डोज यानी कि ट्यूब लोडिंग कम हो जाती है और एक्सपोजर टाइम भी कम लगता है. ठीक है, पेशेंट रेडिएशन डोज कम हो जाती है, ट्यूब लोडिंग यहाँ पे आपको कम देनी पड़ती है, एंड एक्सपोजर टाइम भी आपका डिक्रीज होता है, मिनिमाइज होता है. ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के. सो यहाँ ऑप्शंस पर आ जाते हैं. ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमें कहता है इन द सीआर कैसेट्स में यूज होती है. नो, सीआर कैसेट्स में यूज होती है आपकी पीएसपी प्लेट्स, फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर प्लेट्स, टू डिक्रीज पेशेंट रेडिएशन डोज. पेशेंट रेडिएशन डोज को कम करने के लिए डिक्रीज होती है. जी हाँ, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स आपकी पेशेंट रेडिएशन डोज को डिक्रीज करने के लिए यूज होती हैं. आयनाइजेशन चैम्बर्स में, नो, आयनाइजेशन चैम्बर्स में इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स यूज नहीं होती हैं. आयनाइजेशन चैम्बर में बेसिकली आपका आयनाइजेशन ऑफ गैस का प्रिंसिपल वहां पर यूज होता है, एंड आयनाइजेशन चैम्बर एक तरह का रेडिएशन डिटेक्शन के लिए डिवाइस है. टू कन्वर्ट एक्सरे फोटोन्स इनटू इलेक्ट्रॉन्स, एक्सरे फोटोन्स को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस होती है फोटो कैथोड, और ये आपकी होती है कहां पर? इमेज इंटेंसिफायर के अंदर. इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी के अंदर आप पढ़ते हैं, और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है जो एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो एक तो इससे रिलेटेड ये एडवांटेजेस हो गए कि पेशेंट डोज को ये कम करती है,
ट्यूब लोडिंग को कम करती है और एक्सपोजर टाइम को कम करती है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो होती है इसके साथ इमेज ब्लर जो होता है वो स्लाइटली आ सकता है, ठीक है, स्लाइट इमेज ब्लर आ सकता है, बट मॉडर्न स्क्रीन्स में कम होता है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ इसका डिसएडवांटेज या फिर इसकी लिमिटेशन हो जाती है। लॉस ऑफ डिटेल या रिजोल्यूशन या फिर स्लाइट इमेज स्क्रीन ब्लर कैन अकर। इसके अलावा इसकी लेयर्स आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की लेयर्स के बारे में पेपर में पूछ लेते हैं। तो इसके अंदर भी आपकी 4 लेयर्स होती हैं। आपका बेस, ठीक है, जिसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर के करीब होती है, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। और बेस जो लेयर आपकी होती है वो एक्सरे फिल्म से सबसे दूर फारदेस्ट लेयर होती है और ये फॉस्फर लेयर को सपोर्ट देती है। किस मटेरियल की बनी होती है? तो ये पॉलिस्टर की बनी होती है, ठीक है। सारे पॉइंट्स आप जो भी मैं बोल रही हूँ उसको नोट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लेयर, और अगर आप कहना चाहो इसकी एक्टिव लेयर कौन सी होती है, तो इंटेंसिफाइंग की स्क्रीन की एक्टिव लेयर होती है आपकी फॉस्फर लेयर, ठीक है। इसी को हर्ट ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन भी कहा जाता है। यही इसकी एक्टिव लेयर होती है जो एक्चुअल में कन्वर्ट करेगी एक्सरे फोटोन्स को विजिबल लाइट फोटोन्स में। एंड इसकी जो थिकनेस होती है वो अप्रॉक्स 150 से लेकर 300 माइक्रोमीटर्स तक होती है। एंड इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि पुराने टाइम में फॉस्फोरस कौन से यूज होते थे और मॉडर्न टाइम में फॉस्फोरस कौन से यूज होते हैं। तो ओल्ड टाइम में मतलब बिफोर 1980 से पहले आपके फॉस्फोरस यूज होते थे क्रिस्टलाइन कैल्शियम टंगस्टेट, ठीक है। ओल्ड टाइम में जो फॉस्फर यूज होते थे वो था कैल्शियम टंगस्टेट, क्रिस्टलाइन फॉर्म में यूज होता था, एम्बेडेड इन पॉलीमर मैट्रिक्स। बट अभी जो न्यू टाइम में यूज होते हैं, तो जो न्यू टाइम में फॉस्फोरस यूज होते हैं वो रेयर अर्थ मेटल्स यूज होते हैं, ठीक है। जैसे आपके गैडोलिनियम हो गया, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, गैडोलिनियम, लेंथेनम, येट्रियम, ये सब यूज होते हैं, ठीक है। तो ये न्यू फॉस्फोरस, मॉडर्न इंटेंसिफाइंग स्क्रीन फॉस्फोरस, और ओल्ड फॉस्फर क्या यूज होता था, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स आप एक नोट्स फॉर्म में अपने पास लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और एक इसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो ट्रांसपेरेंट टू लाइट होती है, स्क्रीन की एब्रेशन या डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए होती है, और बेसिकली वो एक्सरे फिल्म के सबसे क्लोजेस्ट होती है, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉस्फर लेयर एंड बेस का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है The aim of which study is to evaluate for the blockages of fallopian tubes? कौन सी स्टडी का एम है कि जिसमें हम फेलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज के बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर है जिसमें आप फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेजेस को इवेल्युएट कर सकते हैं। इंट्रावेनस पाइलोग्राम आईवीपी, फिस्टुलोग्राम, माइलोग्राफी, या फिर हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी, जिसको आप एचएसजी के नाम से भी जानते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपसे पूछा है इवेल्युएट ब्लॉकेजेस ऑफ फेलोपियन ट्यूब, या फिर फेलोपियन ट्यूब पेटेंसी चेक करने के लिए, ठीक है, टू सी फॉर इनफर्टिलिटी। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा एचएसजी प्रोसीजर होता है, हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी, हिस्टेरो मतलब यूट्रस से रिलेटेड, सैल्पिंगो मतलब फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड, ग्राफी मतलब इमेज, ठीक है। तो इसका जो प्राइमरी इंडिकेशन होता है वो इनफर्टिलिटी होता है। इसको प्राइमरली इनफर्टिलिटी को रूल आउट करने के लिए कराया जाता है, जिसका रीजन, वन ऑफ द रीजन कैन बी ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब और टू चेक फॉर फेलोपियन ट्यूब पेटेंसी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी एचएसजी। नाउ एचएसजी की फुल फॉर्म आपसे कई बार पेपर में पूछ ली जाती है, तो दैट विल बी हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी, ठीक है। नाउ एचएसजी होता क्या है? तो एचएसजी एक फ्लोरोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन है
फ्लोरोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन है जिसके अंदर आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करते हो इनटू यूट्रस के अंदर टू इवैल्यूएट यूट्राइन कैविटी एंड फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, इसकी इंडिकेशंस आपसे पेपर में पूछ ली जाती हैं। तो इसकी इंडिकेशंस होती हैं लाइक सबसे मेन इंडिकेशन तो इनफर्टिलिटी ही होती है, फेलोपियन ट्यूब पेटेंसी, रिकरेंट अबॉर्शंस मतलब बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, फॉलोइंग ट्यूबल सर्जरी, कोई ट्यूबल सर्जरी हुई है फेलोपियन ट्यूब की सर्जरी, उसके बाद एचएसजी हम कर सकते हैं। माइग्रेटेड आईयूसीडी जो आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, अगर उसकी माइग्रेशन है वो चेक करने के लिए हम कर सकते हैं। यूट्राइन एंड ट्यूबल लीजन्स, कोई यूट्रस का या फेलोपियन ट्यूब का लीजन है वो देखने के लिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होती है, मतलब एचएसजी कब नहीं करनी चाहिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको इंडिकेशंस पूछी जाती हैं, कॉन्ट्रा पूछी जाती है। ठीक है, नाउ कॉन्ट्रा में क्या क्या आ जाता है, एक्टिव पेल्विक सेप्सिस, कोई एक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन है तो नहीं करेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया से सेंसिटिविटी है, या फिर प्रेगनेंसी है, या फिर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है 1 वीक बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, या फिर कोई सीवियर रीनल या कार्डियक डिजीज के केस में नहीं करते, सर्विसाइटिस या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज, पुरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज अगर है तो नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब इसकी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। नाउ एचएसजी के लिए पोजीशन क्या होती है पेशेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो एचएसजी के लिए पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन में हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लिथोटोमी पोजीशन क्या होती है ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, कमेंट करके, और इसके बारे में आप पढ़िएगा। आज वन ऑफ द वर्क फॉर यू इज दिस कि आप लिथोटोमी पोजीशन के बारे में पढ़ना, लिथोटोमी पोजीशन क्या होती है, ये पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, स्पेशली एक क्वेश्चन आता है कि लिथोटोमी पोजीशन इनमें से कौन से प्रोसीजर से रिलेटेड है, या फिर एचएसजी में पेशेंट पोजीशन क्या होती है, तो इस पे क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, इसके बाद आपसे कॉन्ट्रास्ट के बारे में पूछ लिया जाएगा कि कौन सा कॉन्ट्रास्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो एचएसजी में आप यूज करते हैं वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट, आप यूरोग्राफिन 60% यूज कर सकते हैं, कॉनरेड 280 या ट्राइवीडियो 280। ठीक है, कितना यूज करते हैं, 10 to 20 ml। इसके अलावा इसका आइडियल टाइम क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन पेपर में बन के आता है। ये सारे एचएसजी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एचएसजी के लिए, एचएसजी परफॉर्म करने के लिए आइडियल टाइम क्या होता है। ठीक है, तो आइडियल टाइम होता है बिटवीन 8 to 10 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ताकि कोई भी इंट्रावसेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया ना हो। ठीक है, और बिफोर 12th डे से पहले, ताकि आप जो फर्टिलाइज एग होगा उसका एक्सपोजर रेडिएशन से ना हो। ठीक है, तो बिटवीन 8 to 10 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बिफोर 12th डे, ये इसका आइडियल टाइम होता है। नाउ इसमें पेशेंट प्रिपरेशन आपसे कई बार पूछ ली जाती है, तो आप फ्रॉम द डे ऑफ बुकिंग टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन पेशेंट को इंटरकॉर्स से एब्स्ट्रेन के लिए इन्फॉर्म करोगे, और एम्प्टी ब्लैडर इसमें चाहिए होता है। ठीक है, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है कि आपको एचएसजी के लिए एम्प्टी ब्लैडर चाहिए होता है, क्योंकि फुल ब्लैडर जो होगा वो लिफ्ट कर देगा फेलोपियन ट्यूब्स को, जो ट्यूबल ब्लॉकेज के हमें साइंस देगा, और हाइड्रोसैल्पिंग्स शायद हो ऐसा हमें दिखाएगा। इसके अलावा 4 hour की फास्टिंग चाहिए होती है कॉन्ट्रास्ट की वजह से। ठीक है, फिर इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि फिल्मिंग इसकी, तो कभी कभी फिल्मिंग भी पूछ ली जाती है, और एम्प्टी ब्लैडर इसमें चाहिए होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एचएसजी जो है वो एम्प्टी ब्लैडर पर किया जाता है। फिल्मिंग, तो इसमें जो पहले आप एक स्काउट फिल्म लेते हो बिना कॉन्ट्रास्ट दिए ट्रू एपीपेल्विस में। ठीक है, उसके बाद अर्ली फिलिंग फिल्म लेते हैं जिसमें हमें यूट्राइन कैविटी की आउटलाइन दिखेगी। ठीक है, उसके बाद हम फुल यूट्राइन फिलिंग फेज लेते हैं जिसमें हमें यूट्रस की शेप दिखती है। देन हम ट्यूबल फिलिंग फेज लेते हैं जिसमें हमें ट्यूब की पेटेंसी दिखती है। उसके बाद हम पेरिटोनियल स्पिल फेज लेते हैं जिसमें अगर फ्री स्पिल हो रहा है तो वो आपको कंफर्म कर देगा ट्यूबल पेटेंसी को। ठीक है, एंड देन हम एक डिलेड फिल्म लेते हैं आफ्टर ब्लैडर एम्प्टी करने के बाद,
जिसमें कोई आपको रिटेन्ड कॉन्ट्रास्ट या एडहेशन दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इसकी फिल्मिंग होती है। तो ये HSG से रिलेटेड पूरा था जो भी आपको आपके एग्जाम्स के लिए पूछा जा सकता है। नाउ IVP क्या होता है? IVP भी एक फ्लोरोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें आप IV कॉन्ट्रास्ट देने के बाद एक सीरीज ऑफ फिल्म लेते हो किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर देखने के लिए, ठीक है। फिस्टुलोग्राम क्या होता है? बेसिकली ये भी एक प्रोसीजर होता है जिसको नाउ अ डेज CT-MR के अंडर किया जाता है। फिस्टुला बेसिकली एक ओपनिंग या आप कह सकते हो एक ऑर्गन्स के बीच में वे बन जाना जिसके पाथ को ट्रैक करने के लिए, मैप करने के लिए हम फिस्टुलोग्राम प्रोसीजर करते हैं। माइलोग्राफी स्पाइन की इमेजिंग हमने कल ही पढ़ी थी, ठीक है। इसमें हम स्पाइनल कोड को इमेज करते हैं फॉर एनी नर्व रूट कंप्रेशन या पैथोलॉजीज लाइक दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओरल कॉन्ट्रास्ट यूज्ड फॉर CT एंटेरोक्लाइसिस। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट होके पूछा जाता है, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रास्ट फॉर CT एंटेरोक्लाइसिस। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर A आयनिक डाइमर, नॉन आयनिक मोनोमर, पॉलीमेथाइल सेल्यूलोज या आयनिक मोनोमर। सो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले तो आपसे पूछा गया है कि ओरल कॉन्ट्रास्ट क्या होता है CT एंटेरोक्लाइसिस के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि CT एंटेरोक्लाइसिस क्या है। एंटेरोक्लाइसिस को आप स्मॉल बाउल एनेमा के नाम से भी जानते हो। ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि एंटेरोक्लाइसिस का दूसरा नाम क्या है, स्मॉल बाउल एनेमा। मतलब इसमें आप डायरेक्टली जिजनम में कॉन्ट्रास्ट देकर स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टडी करते हो, ठीक है। और जब यही आपका CT की हेल्प से किया जाता है तो इसको हम CT एंटेरोक्लाइसिस कहते हैं। नाउ इसमें ओरल कॉन्ट्रास्ट की नीड क्या है, हम ओरल कॉन्ट्रास्ट क्यों दे रहे हैं? तो ओरल कॉन्ट्रास्ट देने की नीड ये होती है ताकि आपको बावल जो है, स्मॉल बावल जो है वो प्रॉपरली डिस्टेंड हो जाए और आपको बावल लूप्स क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। तो ओरल कॉन्ट्रास्ट हम क्यों दे रहे हैं? टू डिस्टेंड small bowel properly so that bowel loops will be clearly visible। ठीक है, तो मेन रीजन यही होता है ताकि हमारी जो बावल है, बावल स्मॉल बावल है वो प्रॉपरली डिस्टेंड हो जिससे आपकी बावल लूप्स क्लियरली विजिबल हो। इसके अलावा आपको IV कॉन्ट्रास्ट देने के बाद म्यूकोसल एनहांसमेंट प्रॉपरली देखने को मिले, इसीलिए हम ओरल कॉन्ट्रास्ट देते हैं। और हमारी जो इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीजेस होती हैं, स्ट्रिक्चर्स या ट्यूमर्स, वो क्लियरली असेस हो सके, इसीलिए भी हम ओरल कॉन्ट्रास्ट देते हैं, ठीक है। तो ये हम ओरल कॉन्ट्रास्ट देते कौन सा है? तो आप ऑप्शंस में देख पा रहे हो आयनिक डाइमर आपका आयोडिनेटेड IV कॉन्ट्रास्ट है, ये भी और ये भी। तो आप यहां पर आंसर होगा पॉलीमिथाइल सेल्यूलोज, ठीक है। तो जो ओरल कॉन्ट्रास्ट होते हैं CT एंटेरोक्लाइसिस के लिए वो आप मिथाइल सेल्यूलोज या फिर पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको आप PEG पैक के नाम से भी जानते हो, दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ओरल कॉन्ट्रास्ट का आपसे या तो नाम पूछ लेगा या फिर ओरल कॉन्ट्रास्ट क्यों दे रहे हैं ये आपसे पूछ लेगा। तो क्यों देते हैं? ताकि स्मॉल बावल हमारी प्रॉपरली डिस्टेंट हो सके और हमें बावल लूप्स क्लियरली विजिबल हो सके, म्यूकोसल एनहांसमेंट अच्छा हो सके IV कॉन्ट्रास्ट देने के बाद, और जो भी आपकी स्ट्रिक्चर्स, ट्यूमर्स या इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीजेस हैं वो ज्यादा क्लियरली असेस हो सके, ठीक है। ये इसके रीजंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट्स इज अ CT आर्टिफैक्ट। तो आर्टिफैक्ट पे क्वेश्चन तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है एग्जाम में, ठीक है। कुछ ही आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने एक आर्टिफैक्ट के बारे में पढ़ा था कि वो क्यों होता है, कोज क्या है, देन वो अपीयरेंस कैसी होती है और उसकी करेक्शन क्या हो सकती है। वो था हमारा बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट, जो भी एक CT आर्टिफैक्ट था। आज की क्लास में भी आपसे एक CT आर्टिफैक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा आर्टिफैक्ट CT का आर्टिफैक्ट है। ऑप्शन A रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट, ऑप्शन B मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट, ऑप्शन C रिंग आर्टिफैक्ट या फिर ऑप्शन D केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट। सो देखिए
हमारा जो रिंग आर्टिफैक्ट है वो हमारा सीटी का आर्टिफैक्ट है, ठीक है। नाउ रिंग आर्टिफैक्ट होता क्या है, ये सबसे पहले तो आपको थर्ड जनरेशन सीटी में देखने को मिलता है, दैट इज रोटेट रोटेट टाइप जनरेशन में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसका कारण क्या होता है, तो जो आपका रिंग आर्टिफैक्ट होता है वो डिटेक्टर मिसकैलिब्रेशन या फिर फॉल्टी डिटेक्टर की वजह से आता है, ठीक है। इट कैन बी इधर ड्यू टू डिटेक्टर मिसकैलिब्रेशन और ड्यू टू फॉल्टी डिटेक्टर। तो इसका कॉज क्या होता है, डिटेक्टर मिसकैलिब्रेशन और माल फंक्शन जिसी को आप डिफेक्टिव या फॉल्टी डिटेक्टर भी कह सकते हो, ठीक है। अब ये देखने को कैसे मिलेगा, इसकी अपीयरेंस क्या होगी, सो इट अपीयर एज सर्कुलर इमेजेस इन द सेंटर ऑफ द इमेज, ठीक है। ये सर्कुलर रिंग्स की तरह हमें देखने को मिलेगा, सेंटर ऑफ द इमेज में हमें सर्कुलर रिंग्स एज एन आर्टिफैक्ट देखने को मिलेंगी, ठीक है। नाउ ये करेक्ट कैसे किया जा सकता है, इट कैन बी करेक्टेड बाय डिटेक्टर कैलिब्रेशन आप कर दो या फिर सिस्टम मेंटेनेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल से, और मोस्टली इसकी जगह हम लेकर आए फिर फोर्थ जनरेशन सीटी जिसमें हमने डिटेक्टर को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, स्टेशनरी कर दिया, सो दैट ये आर्टिफैक्ट एलिमिनेट किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट की, तो रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट एक अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड आर्टिफैक्ट है, ठीक है। ये अल्ट्रासाउंड का आर्टिफैक्ट है, मैं बोलूंगी आप लिख लेना अगर आप लिखना चाहते हो, क्योंकि रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट, मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट और केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आपसे इंडिविजुअली भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे इनको कवर कर लेते हैं। रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट एक यूएसजी का आर्टिफैक्ट है। बेसिकली ये कब होता है, जब हमारी साउंड वेव्स रिपीटेडली बाउंस होती हैं बिटवीन टू हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेसेस, कि या तो एयर हो इंटरफेस में या फिर मेटल आ जाए या फिर कोई स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर आ जाए, उसकी वजह से ये होता है। व्हेन साउंड वेव्स रिपीटेडली बाउंस बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टिव सरफेसेस। नाउ ये अपीयर कैसे होता है, तो ये अपीयर होता है एज मल्टीपल पैरेलल लाइंस, ठीक है। मल्टीपल पैरेलल लाइंस या तो आपको इमेज पे दिखेंगी या फिर आपको रिपीटेड इकोज आएंगी जो डीप डीप होती चली जाएंगी, मतलब डीपर डिस्टेंस से आ रही होंगी। और इसकी करेक्शन क्या हो सकती है कि या तो आप प्रोब का एंगल या पोजीशन चेंज कर दो, या फिर आप गेन रिड्यूस कर दो, या फिर आप एयर इंटरफेस को मिनिमाइज कर दो ज्यादा जेल यूज कर। तो ये सब इसकी करेक्शन हो सकती है। एक और इसकी करेक्शन होती है टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग, जो कि एक एडवांस टेक्निक है अल्ट्रासाउंड की, ठीक है। नाउ मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट जो होता है ये एमआरआई का आर्टिफैक्ट होता है। मैजिक एंगल के नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई एंगल इन्वॉल्व होगा, है ना। तो मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट जो होता है ये एक एमआरआई से रिलेटेड आर्टिफैक्ट है। इसको हम फॉल्स ब्राइट सिग्नल आर्टिफैक्ट के नाम से भी जानते हैं। फॉल्स ब्राइट सिग्नल आर्टिफैक्ट ये बेसिकली कब आता है, जब हमारी जो कोलेजन कंटेनिंग फाइबर्स होती हैं जैसे टेंडन्स और लिगामेंट्स, वो मेन मैग्नेटिक फील्ड के 55 डिग्री के एंगल पर आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें 55 डिग्री का एंगल होता है जब आपकी कोलेजन कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स या फाइबर्स जैसे टेंडन्स और लिगामेंट्स जो हैं वो मेन मैग्नेटिक फील्ड के 55 डिग्री पर ओरिएंट हो जाती हैं, तब ये आर्टिफैक्ट आपको देखने को मिलता है। और उनके 55 डिग्री पे ओरिएंट होने की वजह से आपको टेंडन या लिगामेंट से फॉल्सली इंक्रीज्ड एनहांस्ड सिग्नल इंटेंसिटी या ब्राइट सिग्नल देखने को मिलेगा, जो कि फॉल्स होता है, रियल नहीं होता है। तो इसकी करेक्शन कैसे हो सकती है, या तो आप जॉइंट पोजीशन या फिर पेशेंट की पोजीशन को चेंज कर दो, या फिर आप लॉन्गर टीई सीक्वेंसेस को यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट। ये भी एक एमआरआई से रिलेटेड आर्टिफैक्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, केमिकल शिफ्ट के नाम से हमें पता चल रहा है ये बहुत कॉमन आर्टिफैक्ट है जो एग्जाम में बहुत कॉमनली आपसे पूछा जा सकता है। नाउ इसमें क्या होता है,
कि आपका जो फैट और वाटर प्रेसेशन होता है एमआरआई के अंदर, उनकी डिफरेंट प्रेसेशनल फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जिसकी वजह से उनके इंटरफेस पे, जहाँ पे फैट और वाटर का इंटरफेस होगा, वहां पे सिग्नल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसी को ड्यू टू डिफरेंट प्रेसेशनल फ्रिक्वेंसीज ऑफ फैट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, उसी को हम केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट कहते हैं। ये इमेज पे कैसे अपीयर होगा? ये इमेज पे अपीयर होगा कि फैट वाटर की बाउंड्रीज पे आपको ब्लैक या ब्राइट कलर के बैंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी करेक्शन आप कैसे कर सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछी जाती है, आप रिसीवर बैंडविड्थ को, मतलब रिसीवर ट्रांसड्यूसर की रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकते हो इंक्रीज करके। ठीक है, इंक्रीज याद रखना, या फिर आप फैट सप्रेशन टेक्निक्स का यूज करके इसको एलिमिनेट कर सकते हो, या फिर आप इमेजिंग पैरामीटर्स में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट, मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट, रिंग आर्टिफैक्ट और केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज वस्कुलर अल्ट्रासाउंड इमेजिंग रिलाइज ऑन। वस्कुलर अल्ट्रासाउंड इमेजिंग मतलब वेसल्स की इमेजिंग विद अल्ट्रासाउंड, वो किस प्रिंसिपल पे रिलाई करती है? बी मोड पे, रमन इफेक्ट पे, डॉपलर इफेक्ट पे, या फिर ब्राउनियन इफेक्ट पे? तो एज यू ऑल नो कि जो हमारी वेसल्स की इमेजिंग होती है अल्ट्रासाउंड से, वो एक प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है, दैट इज डॉपलर इफेक्ट। नाउ डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट बेसिकली क्या है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ब्लड और स्ट्रक्चर्स रिलेटिव टू ट्रांसड्यूसर, जो आपको रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसीज में चेंज देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? ये एक प्रिंसिपल है या एक इफेक्ट है जो आपको देखने को मिलेगा एज चेंज इन रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड frequencies due to movement of blood or structures related to transducer। ठीक है, तो इसका वो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि जैसे ही आप प्रोब के टुवर्ड्स आओगे, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज होगी, और जैसे ही आप प्रोब से अवे जाओगे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डिक्रीज होगी। ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। और इस डॉपलर इफेक्ट का यूज क्या होता है, हम इसको क्यों यूज करते हैं वस्कुलर अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में? क्योंकि ये आपका मेजर करता है ब्लड का फ्लो एंड ब्लड फ्लो वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। ठीक है, ब्लड फ्लो की वेलोसिटी को मेजर करता है एंड डायरेक्शन, कि वो टुवर्ड्स आ रही है ट्रांसड्यूसर से या अवे जा रही है। ठीक है, तो ये इसका यूज होता है। एंड वस्कुलर अल्ट्रासाउंड इमेजिंग रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डॉपलर इफेक्ट। फिर इसमें डॉपलर इक्वेशन आ जाती है। इट इज अ वास्ट टॉपिक इन इटसेल्फ इन थ्योरी, बट डॉपलर पे क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ डिफरेंट डॉपलर्स आ जाते हैं, वो आप थ्योरी से रिवाइज कर सकते हैं। ये वाला टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा बी मोड क्या होता है? सो बी मोड की अगर मैं बात करूं, तो ये एक 2D ग्रे स्केल इमेजिंग मोड होता है, जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के लिए। ठीक है, 2 डायमेंशनल ग्रे स्केल इमेजिंग मोड होता है, जहां पर इको की स्ट्रेंथ जो होती है वो ब्राइटनेस से रिप्रेजेंट की जाती है, और ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है, एंड दिस प्रोड्यूसेस रियल टाइम ग्रे स्केल इमेजिंग। फिर रमन इफेक्ट क्या होता है? तो रमन इफेक्ट बेसिकली फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड एक इफेक्ट है, जिसको सीवी रमन ने डिस्कवर किया था। एंड रमन इफेक्ट में क्या बोलता है रमन इफेक्ट, कि जब भी आपके जो लाइट होती है वो मॉलिक्यूल से स्कैटर होती है, तो उसकी जो वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी में जो चेंज आता है उसी को हम रमन इफेक्ट कहते हैं, और ये केमिकल या मॉलिकुलर एनालिसिस में यूज किया जाता है। ब्राउनियन इफेक्ट क्या होता है? ब्राउनियन इफेक्ट इज बेसिकली जो हमारे सस्पेंडेड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनके रैंडम मूवमेंट से क्रिएट किया जाता है, जब वो सराउंडिंग मॉलिक्यूल से कोलाइड करके रैंडम मूवमेंट करने लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन इफेक्ट। ये दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉपलर इफेक्ट एंड बी मोड आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि सीआर इमेजिंग प्लेट्स जो होती हैं आर मेड अप ऑफ, वो किसकी बनी होती हैं? सीआर मतलब कंप्यूटेड रेडियोग्राफी इमेजिंग प्लेट्स. बेरियम फ्लोरोहेलाइड, सोडियम आयोडाइड, सिल्वर हेलाइड या फिर सीजियम आयोडाइड. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बेरियम फ्लोरोहेलाइड. ठीक है. नाउ सीआर इमेजिंग प्लेट्स होती क्या है? तो सीआर इमेजिंग प्लेट्स जो होती हैं वो हमारी पीएसपी प्लेट्स होती हैं. इस पे बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है. ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएसपी प्लेट्स का. पीएसपी मतलब फोटो स्टिम्युलेबल फॉस्फर. ठीक है, मतलब लाइट से स्टिमुलेट होने वाले फॉस्फर, जो जिनके ऊपर अगर हमारी एक्सरे फोटोन्स गिरते हैं तो वो उससे स्टिमुलेट होके हमें लाइट देते हैं, विजिबल लाइट देते हैं. ठीक है, तो फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर पीएसपी प्लेट्स होती हैं हमारी. ये बेसिकली क्या होती हैं? जो आईआर इमेज रिसेप्टर प्लेट्स होती हैं, पीएसपी प्लेट्स इन सीआर इमेजिंग, वो क्या करती हैं, कैसे काम करती हैं? स्टोर करती हैं एक्सरे एनर्जी को. ठीक है, एक्सरे एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेंगी एंड देन जब हम इनके ऊपर लेजर से एक्सपोजर करेंगे, लेजर के एक्सपोजर से ये रिलीज करेंगी उस स्टोर्ड एनर्जी को एंड किस फॉर्म में? लाइट की फॉर्म में. स्टोर्ड एनर्जी को लाइट की फॉर्म में रिलीज करेंगी एंड देन दैट लाइट विल बी कन्वर्टेड टू डिजिटल इमेज. वो लाइट हमारी डिजिटल इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी. तो ये इस तरीके से काम करती है. ठीक है, तो इनके अंदर जो फॉस्फर मटेरियल होता है वो होता है बेरियम फ्लोरोहेलाइड. ठीक है, तो ये बेरियम फ्लोरोहेलाइड की बनी होती है और इनका प्रिंसिपल क्या होता है वर्क का, कि ये एक्सरे एनर्जी को स्टोर करती हैं और लेजर के एक्सपोजर से उस स्टोर्ड एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करती हैं एंड फिर वो लाइट जो है वो डिजिटल इमेज सिग्नल हमें देती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 जैसा क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी बार आया है. ठीक है, तो ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आपसे कहता है हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन्स प्रोड्यूस्ड विद 100 केवीपी एक्सपोजर विल बी. अगर मैंने 100 केवीपी का एक्सपोजर दिया तो उसमें हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन कितनी होगी, मतलब सबसे हाई एनर्जी का एक्सरे फोटोन कितनी एनर्जी का होगा? तो आप सबको पता है कि जो एक्सरे बीम होती है वो कैसी होती है? वो पॉली एनर्जेटिक होती है. पॉली एनर्जेटिक मतलब उसके अंदर रेंज ऑफ एनर्जीज होती है. सपोज मैंने 100 केवीपी की बीम दी तो उसके अंदर 0 से लेकर 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की रेंज के फोटोन्स होंगे. तो सबसे हाईएस्ट फोटोन एनर्जी कितनी होगी? जितना आप केवीपी दे रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कितना भी केवीपी देकर पूछ ले कि इसमें हाईएस्ट एनर्जी ऑफ फोटोन्स का एक्सपोजर कितना होगा, तो वो वही होगा जितना आपने केवीपी दिया है. क्योंकि 100 केवीपी का मतलब है ये पीक किलो वोल्टेज है. इसका मतलब है कि इस बीम के अंदर 0 से लेकर 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी के फोटोन्स पाए जाएंगे. ठीक है, एंड द हाईएस्ट एनर्जी विल बी 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 23. ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन इज. रेडिएशन प्रोटेक्शन के 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं? ये बेसिकली अलारा जो आपको सिखाया जाता है, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल. तो अलारा को मेंटेन करने के लिए 3 प्रिंसिपल्स होते हैं फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन, वो यहाँ आपसे पूछे गए हैं. वर्कलोड एक्सपोजर शील्डिंग, टाइम एक्सपोजर डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस शील्डिंग या फिर टाइम एक्सपोजर और शील्डिंग. तो आपको पता है 3 प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन इज TDS, टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स आपको बताते हैं कि किसी भी एक्सरे सोर्स के पास आप मिनिमम टाइम स्पेंड करेंगे. ठीक है, जितना कम हो सके उतना कम टाइम आप वहां पर उसके आसपास स्पेंड करेंगे. डिस्टेंस जो है
वो आपका एटलीस्ट 2 मीटर और 6 फीट तो होना ही चाहिए, ठीक है। एज फार अवे एज पॉसिबल आप उससे खड़े होंगे, और सेफ डिस्टेंस कितना होता है, 2 मीटर और 6 फीट, दोनों में ही आपसे पूछा जा सकता है। एंड whenever you are dealing with open x-ray sources always you will prefer shielding, ठीक है। तो इसमें आपका लेड एप्रेन, थायरॉइड शील्ड, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे 3 बेसिक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन के, टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। टाइम आप कम से कम मिनिमाइज, डिस्टेंस आप मैक्सिमम जितना पॉसिबल, और सेफ डिस्टेंस होता है 2 मीटर और 6 फीट पोर्टेबल ओपन रेडियोग्राफी के लिए। और शील्डिंग आप हमेशा यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लेड एप्रेन, आई गॉगल्स, थायरॉइड शील्ड, वॉट एवर विल बी नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है विच वन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक्सरे, अल्फा रेडिएशन, पॉजिट्रॉन पार्टिकल्स एंड बीटा रेडिएशन। सो ये आपकी पार्टिकुलेट रेडिएशन है, ठीक है। जो आयनाइजिंग रेडिएशन होती है वो 2 तरह की होती है, पार्टिकुलेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आपकी अल्फा, पॉजिट्रॉन पार्टिकल्स, बीटा रेडिएशन, ये सब पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट रेडिएशन। और एक्सरे जो है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में कई बार पूछे जाते हैं ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, दिस इज अ रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसके अंदर आपको याद रखना है रेडियो वेव्स आती हैं, ठीक है, माइक्रोवेव्स आती हैं, देन आपकी इंफ्रारेड वेव्स आती हैं, देन आपकी विजिबल लाइट आती है, देन आपकी यूवी वेव्स, फिर आएंगी एक्सरेज एंड देन गामा रेज। जैसे ही आप रेडियो से गामा की तरफ जाओगे तो आपकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होगी, मतलब गामा की वेवलेंथ सबसे कम और एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी आपकी इधर से इधर जाने पे इंक्रीज होगी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी से रिलेटेड। वेवलेंथ कम हो रही है तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आप याद रखना, इनका ऑर्डर याद रखना, और इनकी एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी याद रखना कि किस तरफ डिक्रीज होती है, किस तरफ इंक्रीज होती है। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज दिस, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग इज अ टेक्निक यूज्ड इन, टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग, जिसको आप THI के नाम से भी लिखा मिल सकता है आपको ये कहीं पे, ये कहाँ पर यूज होता है, तो अल्ट्रासाउंड में, CT में, एंजियोग्राफी में, या फिर MRI स्कैनर में। सो बेसिकली अगर हम THI, इसकी फुल फॉर्म है टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग, की बात करें तो ये एक एडवांस टेक्निक है ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड, ठीक है। नाउ इसमें क्या होता है इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ, जितना भी आपके एग्जाम से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी की जगह जो बॉडी के टिश्यू से हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं उनको यूज करते हैं टू इम्प्रूव इमेज क्वालिटी एंड रिड्यूस आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, इट यूजेस हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज एंड स्पेशली सेकेंड हार्मोनिक यूज करता है इमेजिंग में। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, ऐसे। सेकेंड हार्मोनिक यूज करता है जनरेटेड बाय बॉडी टिश्यूज इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल transmitted frequency to improve image quality and reduce artifacts, ठीक है। नाउ सेकेंड हार्मोनिक यूज करता है, ये भी आप याद रखना। और अगर मैं बात करूं इसके एडवांटेजेस की,
तो जैसे हमने बात की कि इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, तो इमेज क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करेगा? शार्पर इमेज आपको देगा, ठीक है, यानी कि रिजोल्यूशन अच्छा होगा। दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये नॉइज को कम करेगा और इसमें साइड लोब आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं वो भी कम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा इमेज का, और ये आपके ओबीज पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिस्ट या फिर जो फ्लूइड इमेजेस होती हैं वो क्लियर दिखती है, ठीक है। और इसका यूज अगर हम देखें कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो अगर हम इसके यूज की बात करें तो इकोकार्डियोग्राफी में, एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड में, ठीक है, ओबीज पेशेंट्स में, या जिन पेशेंट्स का डिफिकल्ट बॉडी हैबिटस होता है आप ये कह सकते हो, या फिर ऑब्स्टेरिक यूएसजी में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यूज आपको देखने को मिलता है। So that was it for today's lecture. I hope you liked it and you learned important concepts from this lecture. So अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अपकमिंग लेक्चर्स, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ऑल्सो जो भी मैंने आपसे 1-2 क्वेश्चंस पूछे उनको कमेंट्स में आंसर करिएगा। एंड इन क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर क्लासेस, पीडीएफ नोट्स या जो भी आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हेल्प चाहिए। सो दैट वाज इट एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।